हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आप लोग अगर मेरे चैनल से पहले भी जुड़ चुके होंगे या पहले से अगर आपने विजिट करा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के स्टूडेंट के लिए मैंने अग्रवाल पब्लिकेशन की श्योर सीरीज जो है बाई करी थी, परचेज करी थी, ताकि देख सकूं कि क्या आप लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों के क्वेश्चन आए थे कि कौन सी श्योर सीरीज लें अगर हम क्लास नहीं कर पाते वगैरह वगैरह इस तरह के। तो मैंने अग्रवाल पब्लिकेशन की ये श्योर सीरीज देखी जो कि बिल्कुल न्यू लॉन्च्ड है और ये मुझे काफ़ी सही लगी है। इसमें आपको एग्जाम के हिसाब से जो है सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अच्छे तरीके से इसमें बताया भी गया है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर जो लोग परचेज नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरे हर एक जो पेपर होते हैं इस पब्लिकेशन द्वारा जो हर एक पेपर लॉन्च किया गया है सबको आपको मैं वीडियो के माध्यम से पूरा आपके साथ इसको शेयर करूंगी। और हो सकेगा तो लास्ट में जो है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जैसे ही किसी एक पेपर का श्योर सीरीज ये वाला ख़त्म होता है तो मैं इसका एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ बनाऊं और उसको मैं मार्केट प्राइस से काफ़ी कम प्राइस पे आप लोगों के को जो है वो पीडीएफ प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आप जो है अगर बाय भी करना चाहते हैं तो बाय कर लें। तो ये आज का हमारा जो पेपर रहेगा जो मैं शेयर करूंगी वो रहेगा यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों का शिक्षा अधिगम के सिद्धांत। ये इस पेपर का हम श्योर सीरीज आज यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी लघुत्तरी प्रश्न से, क्योंकि 3 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो हम लघुत्तरी से शुरू करेंगे, फिर हम अति लघुत्तरी और फिर हम ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न पे आएंगे। तो आपको जो है हर दिन आपको जो है मैं कोशिश करूंगी कि सुबह का एक टाइम फिक्स कर दूं और फिर एक शाम के टाइम, यानी 2 आपको पर डे आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करा सकूं और अगर हो सकेगा तो 3-3 वीडियो भी आपको जो है प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। तो हमारा जो पहला अध्याय है वो है, क्योंकि चैप्टर वाइज है आपका हर एक जो पेपर है, तो इस पेपर का जो पहला अध्याय है वो है शिक्षण यानी टीचिंग है। तो हम सबसे पहले मैं लघुत्तरी प्रश्नों को आपके साथ शेयर करूंगी, फिर हम उसके बाद अति लघुत्तरी, फिर हम ऑब्जेक्टिव पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं इसके लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ। तो ये हम आ चुके हैं अपने लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, हर जो है देखेंगे हर प्रकार के जो प्रश्न है उसके कुछ शब्द सीमा होती है, 30 शब्द 50 शब्द इस तरह से कुछ होती है। तो वो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपके अति लघुत्तरी को तो जो शब्द सीमा है आप उसी हिसाब से लिखेंगे, लेकिन लघुत्तरी को आप थोड़ा डिटेल में भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक एग्जैक्ट शब्द सीमा में शायद कुछ क्वेश्चन के जवाब देना पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने हिसाब से जो है थोड़ा कम ज़्यादा जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न है वो है शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर को समझाइए। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये बताया गया है कि ये प्रश्न किस ईयर में पूछा गया है। तो ये पेपर सेकेंड, क्योंकि हमारा ये जो पेपर है वो पेपर सेकेंड है, सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर सेकेंड है, और ये हमारा जो प्रश्न यहाँ पे मैंने बताया वो 2023 में जो है पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे उत्तर में आप लिखेंगे शिक्षण तथा प्रशिक्षण में अंतर। तो यानी डिफरेंस बिटवीन क्या, टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो टीचिंग और ट्रेनिंग का एक नॉर्मल अगर हम अर्थ समझें तो टीचिंग हम कैसे कहते हैं, जो अध्यापक क्लास में बच्चों को आके पढ़ाता है, तो वही है टीचिंग। और ट्रेनिंग क्या है कि अध्यापक जाके पहले ये प्रशिक्षण ले, ट्रेनिंग ले कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, अपने जो शिक्षण की जो कौशल है उसको किस तरह से और डेवलप कर पाए, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो होती है ट्रेनिंग। जैसे अगर आपने देखा होगा कि अगर कोई जॉब करने जा रहा है, ठीक है, ऑफिस वगैरह में या कंप्यूटर संबंधित उसे कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब लग गई उसकी, तो सबसे पहले उससे क्या होता है, हेडक्वार्टर में वो जाता है, सबसे पहले उसको ट्रेंड किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किस तरह से अपने काम को करना है, किस तरह से रिपोर्ट बनानी है, किस तरह से ये फाइल तैयार करनी है, किस तरह से वो फाइल तैयार करनी है। तो वो जो प्रक्रिया होती है वो ट्रेनिंग की होती है। यानी इसमें ओवरऑल क्या होता है, कौशल जो है डेवलप किया जाता है, उसे डिटेल में चीज़ों को समझाया जाता है, यानी उसका गहन और विशिष्ट अध्ययन जो है कराया जाता है चीज़ों के बारे में जो उसे कार्य करना है, तो वो ट्रेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। तो वही यहाँ पे जो बेसिक अंतर आपने जो मैंने बताया, तो वो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि क्या होता है बेसिक डिफरेंस टीचिंग और ट्रेनिंग में। तो अब यहाँ पे हम जो है पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे जो है इस श्योर सीरीज में लिखा गया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको आसान तरीके से समझाऊँ। बाकी अगर आप चाहें तो ये लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं एग्जाम में, चाहे तो जो आप समझ पा रहे हैं उस समझी हुई लैंग्वेज को भी आप लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है, संक्षिप्त रूप में शिक्षण का किसी वस्तु के सैद्धांतिक ज्ञान या संप्रत्यय या
पक्षों से संबंधित होता है, जबकि प्रशिक्षण ज्ञान का संबंध अधिगमित ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग, व्यवहार परिवर्तन एवं दक्षता विकास से है। प्रशिक्षण शिक्षण की अपेक्षा अधिक विशिष्ट, गहन व केंद्रीकृत होता है। यानी अगर संक्षिप्त रूप में समझे तो जो शिक्षण है उसका संबंध किस चीज़ से होता है, किसी भी वस्तु के सैद्धांतिक ज्ञान से, कि क्या उसके नियम क्या हैं, किस तरह से उसको बताना है, किस तरह से उसको समझाना है। तो वो जो सैद्धांतिक ज्ञान है या अवधारणाएं हैं किसी विषय वस्तु की या उसके जो पक्ष है, केवल उससे वो संबंधित होता है। यानी कोई भी व्यक्ति गया क्लास में, बुक में बता दिया गया, जैसे बुक में हमने देख लिया कि कोई एक फार्मूला है, ठीक है, चाहे किसी भी चीज़ का हो, टाइम का हो, डिस्टेंस का हो या गुरुत्वाकर्षण का हो, या किसी अगर नॉर्मल आप देखें तो कोई थ्योरी है, किसी चीज़ की थ्योरी है, तो आपने क्या किया, उससे संबंधित जो थ्योरी थी, जो सैद्धांतिक ज्ञान थे या कुछ संप्रत्यय थे, कुछ अवधारणाएं थी, वो हमने बच्चों तक पहुंचा दी। तो शिक्षण का संबंध क्या है, किसी वस्तु के जो है किसी वस्तु के सैद्धांतिक ज्ञान से है, उसके अवधारणाओं से है, या उससे संबंधित जो पक्ष है उससे संबंधित ही केवल होता है। यानी एक नॉर्मल व्यक्ति भी क्लास में अगर टीचिंग करने जा रहा है, पढ़ाने जा रहा है, तो जो बुक में उसके किसी विषय वस्तु के बारे में जो चीज़ें उस बुक में दी गई हैं, जैसे कि इसका ये फार्मूला होगा या इसका ये सूत्र होगा या इसका ये जो है नियम होगा, तो वो हमने बच्चों को बता दिया। तो जो शिक्षण है वो किसी विषय वस्तु की इन्हीं सारी चीज़ों से संबंधित होगा। लेकिन जो प्रशिक्षण ज्ञान है, जब आप जो टीचर है वो ट्रेंड हो चुका है, उसे पता मतलब ये बताया जा चुका है कि आपको पढ़ाना कैसे है, बच्चों को किस तरह से समझाना है, किस तरह से हर एक बच्चे को ध्यान में रख के चीज़ों को बच्चों तक पहुंचानी है, तो एक प्रशिक्षण है। और यहाँ पे बच्चों की बात में, क्योंकि ये हम एजुकेशन में चल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में चल रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे क्लास का जो है एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ कि बच्चों को समझाना कैसे है। बाकी ट्रेनिंग आप हर एक फील्ड में कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग केवल टीचिंग में ही होगा या शिक्षा के क्षेत्र में ही होगा, वो प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, तो हर एक क्षेत्र में होता है, ठीक, ये जो ट्रेनिंग होती है। तो जबकि प्रशिक्षण ज्ञान है उसका संबंध किससे होता है, जो भी अधिगमित ज्ञान है, यानी जो ज्ञान शिक्षक के पास है, उस ज्ञान को किस तरह से बच्चों को समझाना है, यानी उसका किस तरह से उस ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग करना है, मतलब एक जनरल लाइफ में किस तरह से उसका उपयोग करें हम, इससे संबंधित होता है जो प्रशिक्षण ज्ञान है। साथ ही किस तरह से उसका उपयोग करके हम व्यवहार परिवर्तन कर पाएँ, साथ ही हम अपनी दक्षता का विकास किस तरह से कर पाएँ, इन सारी चीज़ों का संबंध होता है प्रशिक्षण ज्ञान से। क्योंकि जब आप ट्रेंड हो जाते हैं तो आपकी तो पहले दक्षता जो है वो विकसित हो जाती है, यानी आपकी दक्षता का विकास हो जाता है, यानी कौशल जो आपकी चीज़ों को प्रेजेंट करने की एक कौशल क्षमता है उसको आप डेवलप कर पाते हैं। तो प्रशिक्षण ज्ञान का संबंध तो इससे भी है कि हम अपने दक्षता का विकास किस तरह से कर रहे हैं, और साथ ही हम व्यवहार परिवर्तन, हम अपने नॉलेज के माध्यम से हम जो हमारे पास ज्ञान है उस ज्ञान का हम किस तरह से जनरल लाइफ में अनुप्रयोग कर पाएँ, साथ ही व्यवहार परिवर्तन कर पाएँ उस ज्ञान के माध्यम से। तो इन सारी चीज़ों का संबंध जो है वो प्रशिक्षण ज्ञान से होता है, और ये सारी चीज़ें हम तभी कर पाएंगे जब हम उस चीज़ में बिल्कुल ट्रेंड हो चुके होंगे। आप एक नॉर्मल देखो तो एक नॉर्मल, अगर आप क्रिकेट, क्योंकि IPL चल रहा है तो हम क्रिकेट का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एक बंदा नया खेलने आ रहा है, वो सीख के आया है, मतलब एक केवल उसने बैट पकड़ना सीखा है, वो मार रहा है, ठीक है, मार रहा है नॉर्मल। लेकिन जो ट्रेंड हो चुके हैं बिल्कुल उस चीज़ में, अब सचिन तेंदुलकर को ला के रख दोगे तो उस इंसान को ये पता है कि किस बॉल को किस तरह से मारना है, तो वो उस चीज़ में ट्रेंड हो चुके हैं। तो उन्हें ये पता है कि किस तरह से हर एक बॉल को हम प्रयोग कर पाएंगे, हमको किस बॉल को छोड़ देना है, किस बॉल को मारना है। तो ये एक तरीका होता है, जब आप प्रशिक्षित हो जाते हैं किसी चीज़ में, प्रशिक्षण ले लेते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को समझ पाते हैं अच्छे तरीके से। इसीलिए जो यहाँ पे लास्ट लाइन है कि जो प्रशिक्षण होता है वो शिक्षण की अपेक्षा अधिक विशिष्ट होता है, क्योंकि हम बिल्कुल ट्रेंड हो चुके होते हैं, हमारे पास उस चीज़ के बारे में गहन जानकारी होती है, साथ ही गहन व केंद्रीकृत होता है, क्योंकि इसमें हम किसी चीज़ के बारे में डिटेल स्टडी कर पाते हैं, डिटेल नॉलेज ले पाते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा यहाँ पे है कि शिक्षा का उद्देश्य होता है लोगों की जिज्ञासाओं की संतुष्टि करना तथा व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन, परिमार्जन तथा परिष्करण करना है, जबकि प्रशिक्षण का उद्देश्य वांछित परिवर्तन लाकर कौशल एवं प्रदर्शन क्षमता विकसित करने से है।
यानी अगर हम बात करें जैसे शिक्षण की, तो शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा, अगर हम क्लास की बात करें तो टीचर जो है उनकी जो जिज्ञासाएं हैं उसको वो संतुष्ट कर पाए, और व्यवहारों में जो है अपेक्षित परिवर्तन कर पाए, या बच्चों के सवालों का जवाब दे पाए, उनका परिमार्जन तथा परिष्करण कर पाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। तो इस जबकि प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें जो है इसका उद्देश्य है कि वांछित परिवर्तन लाकर, यानी वांछित परिवर्तन का मतलब कि जैसा हम चाहते हैं, यानी एक अपने हिसाब से हम उस चीज़ में परिवर्तन लाएं, ताकि मतलब वांछित परिवर्तन अपने हिसाब से हम अपनी इच्छा अनुसार जो है परिवर्तन लाएं, ताकि जो कौशल और दक्षता जो है बच्चों के अंदर हम विकसित करना चाह रहे हैं वो हम कर पाएँ। यानी वांछित परिवर्तन लाकर कौशल एवं प्रदर्शन क्षमता विकसित करना, ये होता है प्रशिक्षण का उद्देश्य। यानी जब आप जैसे आपने देखा होगा जब टीचर की ट्रेनिंग हो चुकी होती है, एक नॉर्मल जो है टीचर है और एक ट्रेंड टीचर है, तो वो एक नॉर्मल टीचर जो है बच्चों को, अगर बच्चा कुछ प्रश्न पूछ रहा है तो बच्चे की क्या मन में जिज्ञासाएं हैं उसको वो दूर कर पाता है अपने जो भी किताबी लैंग्वेज है, किताबी ज्ञान है उसके माध्यम से। लेकिन जब अध्यापक ट्रेंड हो चुका होता है तो वो बच्चों में कौन सी कौशल क्षमता, प्रदर्शन क्षमता विकसित करनी है, किस तरह से विकसित करनी है, ये वो अच्छे से समझ चुका होता है और वांछित परिवर्तन लाता है अपने हिसाब से कि किस बच्चे को किस तरह हमें जो है विकसित करना है, उसके कौशलों को निखारना है, कौन सा बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है उसको और किस तरह से बेहतर करना है, ये सब कुछ जो है प्रशिक्षण के माध्यम से हो पाता है। तो प्रशिक्षण का उद्देश्य हमारा ये है, और शिक्षण का उद्देश्य हमारा क्या है वो आपने अभी ऊपर देखा ही। तीसरा पॉइंट है शिक्षण सामान्यतः शैक्षिक जगत से ही संदर्भित होता है, जबकि प्रशिक्षण शैक्षिक एवं व्यावसायिक जगत दोनों से संबंधित होता है। यानी जैसे शिक्षण की बात अभी मैंने प्रशिक्षण बोला ना, कि प्रशिक्षण ऐसा नहीं कि केवल टीचिंग ही क्षेत्र में हो, प्रशिक्षण हर एक क्षेत्र में होता है, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, टीचिंग सेक्टर हो, हर एक क्षेत्र में प्रशिक्षण होता है। तो शिक्षण का संबंध केवल शैक्षिक जगत से होता है, लेकिन प्रशिक्षण जो है वो शैक्षिक जगत से भी संबंधित होता है। यानी आप टीचरों को भी ट्रेन करते हैं, साथ ही आप प्राइवेट सेक्टर में हैं जो जॉब वगैरह करते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो अपने फील्ड में ट्रेन होते हैं, अपने फील्ड में ट्रेनिंग लेते हैं अपने फील्ड में। तो शैक्षिक जगत हो या व्यावसायिक जगत हो, दोनों से संबंधित होता है प्रशिक्षण। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट है कि शिक्षण में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों से प्रतिपुष्टि देते हैं, और जबकि प्रशिक्षण में प्रशिक्षणकर्ता प्रशिक्षुओं से प्रतिपुष्टि प्राप्त करते हैं। यानी जो अगर हम शिक्षा की बात करें तो जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें शिक्षक जो है अपने शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देता है। प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक देता है, यानी ये जो प्रक्रिया वो क्लास के दौरान हो रही है। जबकि जो प्रशिक्षण है, क्योंकि प्रशिक्षण बच्चों की तो होती ही नहीं, प्रशिक्षण जो टीचर बनने वाले हैं या जो जॉब में जाने वाले हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जो प्रशिक्षण है उसमें जो प्रशिक्षण करने वाला है, यानी जो लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो लोगों को चीज़ों के बारे में डिटेल में समझाता है कि किसी कार्य को कैसे करना है, हम उसकी बात करें, ठीक है, उनको हम प्रशिक्षणकर्ता कहते हैं। वो प्रशिक्षुओं से प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है कि जो भी चीज़ें उनको समझाई गई क्या वो उन्हें अच्छे से समझ में आई या नहीं। ठीक है, ये होता है एक अंतर। यहाँ पे अगला हमारा है कि शिक्षण सदैव प्रशिक्षण के लिए सशक्त आधार तैयार करने में सहायता देता है, जबकि प्रशिक्षण इसी आधार पर कौशल तथा दक्षता का विकास करता है। ठीक है, यानी जो शिक्षण है वो हमेशा ही क्या करता है, सदैव, यानी सदैव मतलब क्या होता है, हमेशा। तो हमेशा प्रशिक्षण के लिए एक सशक्त आधार यानी बेस तैयार करने में मदद करता है। क्योंकि जब आप शिक्षण कार्य करने के लिए तैयार होते हैं, जब आप शिक्षण करते हैं तो आप प्रशिक्षण के माध्यम से जो है प्रशिक्षण के लिए आप एक बेस तैयार कर दिए कि हमें इनको इस फील्ड में प्रशिक्षित करना है। तो अगर हम शिक्षा की बात करें तो आप शिक्षण के लिए तैयार हो चुके हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, जब आपको प्रशिक्षित किया जाएगा तो शिक्षण जो है वो आपको एक आधार तैयार करके दे दिया कि हमको इनको जो है बिल्कुल पूरी तरह से एक तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, ताकि ये इस चीज़ में और बेहतर हो पाए। जबकि जो प्रशिक्षण है वो इसी आधार पर कौशल तथा दक्षता का विकास करता है। ठीक है, जबकि जो प्रशिक्षण क्या करता है, एक जो ये प्रशिक्षण जो है हमारा है, इसी आधार पर क्या होता है, कौशल तथा दक्षता का विकास करता है, किसी चीज़ में हमें माहिर बनाने का कार्य करता है। तो ये एक अंतर होता है। तो 5 अंतर यहाँ पे इन्होंने इस जो है शॉर्ट सीरीज में दिए हैं।
और बाकी हैंड रिटन नोट्स अगर मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ तो आप उसमें और अच्छे तरीके से देख पाएंगे चीज़ों को। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा पसंद आए। उसमें मैं इजी लैंग्वेज यूज करती हूँ, इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैं, क्योंकि मैं अपने हिसाब से यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं मैं केवल उनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। शॉर्ट सीरीज इसमें मैं अलग से कुछ इंक्लूड नहीं करूँगी, वीडियो और लेंथी होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप हैंड रिटन नोट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आने वाले टाइम में आपको हैंड रिटन नोट्स अगर प्रोवाइड करूँ तो आपको लगे कि हाँ ये तो काफ़ी ईजी है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने बिल्कुल उसको एक बार पढ़ा और आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाएगी। चलिए हम यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं, जो है ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो ये हमारा पेपर सेकेंड का सेमेस्टर फर्स्ट में, ये भी 2023 में जो है पूछा जा चुका है। तो ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य क्या है? तो ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है: ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। क्योंकि ये बीएड में भी है और मैंने चैनल पे जो है ब्लूम के शिक्षण जो ये शिक्षण के उद्देश्य है वो मैंने शेयर करा हुआ है, लेकिन वो बीएड के स्टूडेंट के लिए है, इसलिए काफ़ी डिटेल में वहाँ पे है। लेकिन अगर आपको फिर भी समझना है तो आप वहाँ पे एक बार जाके डिटेल में समझ सकते हैं, लेकिन आपको क्योंकि डीएलएड में उतना डिटेल में नहीं जाना होता है, इसलिए हम यहाँ पे केवल जो मेन हेडिंग होते हैं केवल हम उसको देखेंगे, क्योंकि शब्द सीमा भी कम होती है और हमारे पास टाइम भी उतना नहीं होता है और एक ही दिन में 3 पेपर भी होते हैं, तो हमको शब्द सीमा और टाइम के हिसाब से क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो आप केवल हेडिंग डालिएगा, क्योंकि 3 भाग में विभाजित किया गया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो इसको यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से समझाइएगा। तो संज्ञानात्मक को ही ज्ञानात्मक हम कहते हैं, जिसे हम कॉग्निटिव डोमेन भी कहते हैं। दूसरा हमारा भावात्मक पक्ष है, जिसे हम अफेक्टिव डोमेन भी कहते हैं। और तीसरा हमारा है मनोगामक पक्ष, जिसे हम साइकोमोटर डोमेन भी कहते हैं, जिसे हम क्रियात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 भाग में से डिवाइड किया गया है। अब इन तीनों को भी डिवाइड किया गया है अलग अलग भाग में। तो संज्ञानात्मक पक्ष को, यानी ज्ञानात्मक जो पक्ष है शैक्षिक उद्देश्य का, उसे यहाँ पर जो है 6 भाग में बांटा गया है: ज्ञान, अवबोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये याद करिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। जो भावात्मक पक्ष है उसको भी यहाँ पे 5 भाग में बांटा गया है: प्रारंभिकरण, कार्य करना, सूक्ष्म निश्चितता, स्पष्ट उच्चारण और स्वाभाविकरण। और मनोगामक पक्ष जो है उसको भी 5 भाग में बांटा गया है: ग्रहण, अनुक्रिया, मूल्य स्थापन, संगठन और मूल्य समूह का विशिष्टीकरण। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। डिटेल के लिए अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं, तो अगर आप बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाइएगा। चैनल पे आपको ब्लूम की शैक्षिक उद्देश्य वाली वीडियो मिल जाएगी। सर्च करेंगे ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य बाय मिस डीडीएस क्लासेज, आपको तुरंत जो है वीडियो मिल जाएगी। तीसरा प्रश्न हम बात करें हैं तो उत्तम शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं। तो और ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न शायद मैंने ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है, तो एक बार विजिट कर लीजिएगा चैनल पे। ये आपके 2019 के पेपर में पूछा है। और यहाँ पे उत्तम शिक्षण की विशेषताओं में आप लिखिएगा कि शिक्षण की प्रक्रिया परिस्थितियों के अनुसार होती है। इसमें अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है, जिससे विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन व ज्ञान में वृद्धि होती है। उत्तम शिक्षण छात्रों में सीखने की तीव्र इच्छा जागृत कर उन्हें विकास की ओर बढ़ाता है। शिक्षण की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यानी अब इतना जो लेखा जोखा है आप नहीं भी लिखेंगे, तभी आप डायरेक्ट जो क्या क्या है वो लिख लीजिएगा, लेकिन इतना जरूर लिखिएगा कि उत्तम शिक्षण जो है वो ऐसा शिक्षण है जिससे कि बच्चों में सीखने की जो इच्छा है वो तीव्र होती है और उनकी सीखने की इच्छा को वो विकसित करता है और बढ़ाता है। और शिक्षक की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। तो इस तरह से भी आप केवल लिख के आगे की चीज़ों को लिखिएगा, इतना बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। पहला यहाँ पे क्या होगा, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि आप सिंपल ये बात जानते हैं कि जो विद्यालय होते हैं वो समाज का ही एक अभिन्न अंग है और वहीं पे शिक्षण प्रक्रिया हो रही है। तो क्या है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा, शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। शिक्षण में अगर आप देखें तो शिक्षण हमारे कला को भी विकसित करता है, हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी विकसित करता है। तो शिक्षण क्या है, कला व विज्ञान दोनों है। तीसरा है, शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है, कि शिक्षण के माध्यम से क्या होता है, बच्चों को चीज़ें जो है बताई जाती है, समझाई जाती है, उन्हें एक गाइड किया जाता है, यानी निर्देशन प्रदान किया जाता है। तो इसीलिए शिक्षण क्या है, एक निर्देशन की प्रक्रिया है। चौथा है, शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षण आप देखें तो क्लास में ऑनलाइन भी अगर आप देखें तो शिक्षण क्या है, आमने सामने, एक तरफ शिक्षक है और एक तरफ विद्यार्थी है, आमने सामने वाली जो है ये प्रक्रिया होती है।
पांचवा यहाँ पे है शिक्षण एक लक्ष्य केंद्रित प्रणाली है, यानी शिक्षण का एक लक्ष्य होता है कि बच्चों को हमें पढ़ाना है, उनको आगे के लिए तैयार करना है, फ्यूचर के लिए विकसित करना है और उनके नॉलेज को विकसित करना है। तो ये एक लक्ष्य केंद्रित जो है प्रक्रिया या प्रणाली है। अगला है शिक्षण में तीनों स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर सम्मिलित होते हैं। तो ये तीनों शिक्षण के जो स्तर क्या हैं वो भी मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करा है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप एक बार चैनल पे देख लीजिएगा। शिक्षण के स्तर बाय मिस डीडीएस क्लासेज, आपको चैनल यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो वहाँ पे मैंने बताया है कि स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर क्या है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्मृति स्तर यानी याददाश्त की बात की जाती है, बोध मतलब समझ की बात की जाती है और चिंतन मतलब जब बहुत डिटेल में सोचने समझने वाली जो बात होती है उस चिंतन को उस कैटेगरी में रखा जाता है। तो शिक्षण में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं? स्मृति स्तर यानी बच्चों की याददाश्त को भी इसमें जो है शामिल किया जाता है कि जब हम शिक्षण करते हैं तो बच्चों की याददाश्त अच्छी है, इस चीज़ पर भी बच्चों काम किया जाता है, बच्चों पर बच्चों को समझाया भी जाता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। तो बच्चों का बोध स्तर भी जो है कहीं ना कहीं शिक्षण प्रक्रिया में इंक्लूड होता है। और चिंतन स्तर यानी बच्चों को इस तरह से समझाया जाता है कि बच्चा उस चीज़ के बारे में अपने हिसाब से भी चिंतन मनन कर पाए। तो शिक्षण में जो है तीनों स्तर जो है चिंतन स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर है, ये सभी जो है सम्मिलित होते हैं। अगला है शिक्षण विकास की प्रक्रिया है, यानी बच्चों का विकास। शिक्षण हम क्यों करते हैं? ताकि बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए हर तरह से। तो ये एक विकास की प्रक्रिया है। अगला है शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। त्रिध्रुवी का मतलब इसमें आप देखें तो शिक्षण प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। शिक्षण में एक होता है शिक्षक, एक होता है विद्यार्थी और एक होता है पाठ्यक्रम। यानी शिक्षक एक पाठ्यक्रम को बेस बनाकर एक पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों को जो है शिक्षा जो है प्रदान करता है। तो ये त्रिविमी प्रक्रिया होती है, यानी त्रिध्रुवी प्रक्रिया होती है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रक्रिया है, यानी आप देखें तो ये औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक भी होती है, ठीक है। तो अगला है शिक्षण सीखने का संगठन है, यानी क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चे जो है साथ में संगठित रूप से सीखते हैं तो सीखने का संगठन भी है। शिक्षण प्रगतिशील होता है, ये हमेशा आगे बढ़ाने की जो है प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया क्यों होता है? ताकि बच्चे में से आगे बढ़ सके, कुछ नया सीखे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, तो प्रगतिशील प्रक्रिया है। और अगला है शिक्षण संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करता है, बच्चों की भावात्मक यानी संवेग जो होते हैं उसमें भी स्थिरता उत्पन्न हो, ये भी जो है शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा हमें देखने को मिलता है। तो शिक्षण क्या है? संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करता है। शिक्षण सहानुभूतिपूर्ण होता है, यानी हर एक बच्चे की सहानुभूति को ध्यान में रख के जो है बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया प्रदान की जाती है, शिक्षा प्रदान किया जाता है। बच्चे की भावात्मक रूप से भी एनालिसिस करके हम शिक्षा जो है देते हैं बच्चों को, ताकि ऐसा नहीं है कि हम हर बच्चे देखिए अलग होते हैं, बच्चे डिफरेंट होते हैं, तो आप हर बच्चे को एक जैसा समझ के शिक्षा आप नहीं दे पाएंगे। हर बच्चे की बौद्धिक क्षमता, संवेगात्मक क्षमता सब कुछ डिफरेंट होती है। तो इसीलिए बच्चों के साथ हमें सहानुभूतिपूर्ण तरीके से जो है काम करना होता है, इसीलिए शिक्षण को कहा गया है कि ये सहानुभूतिपूर्ण होता है। अगला है अच्छे शिक्षण में वांछित सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, यानी वांछित का मतलब जो उचित है, जो उपयोगी है, ऐसी सूचनाएं बच्चों को प्रदान की जाती हैं। अगला है शिक्षण आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक व जनतांत्रिक आदर्शों पर आधारित होता है, यानी हम बच्चे को शिक्षण प्रक्रिया में आदेश नहीं देते, हम बच्चे को निर्देश देते हैं, हम उन्हें गाइड करते हैं। और जो जनतंत्री आदर्श होते हैं ये उस पर आधारित होता है, मतलब ऐसा उन आदर्शों पर ये बेस्ड होता है शिक्षण प्रक्रिया जो सभी लोगों के लिए, यानी जनतांत्रिक का मतलब सभी लोगों को समान रूप से फायदा दे या समान रूप से सभी लोगों के लिए उपयोगी हो, उन आदर्शों पर जो है आधारित होकर शिक्षण प्रक्रिया जो है कार्य करता है। अर्थात हर छात्र महत्वपूर्ण होता है, जैसे मैंने कहा सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की बात होती है शिक्षण में, यानी क्योंकि हमारे लिए हर बच्चा जो है इक्वल है हमारे लिए, चाहे बच्चा किस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, किस भी बौद्धिक क्षमता का हो, लेकिन हमारे लिए हर बच्चा जो है सेम होता है, यानी एक अध्यापक के लिए हर बच्चा सेम होता है। अगला है शिक्षण में सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है, यानी जो शिक्षण में होता है, जो सीखने वाला होता है वो स्वयं जो है सीखने के लिए प्रेरित होता है, ताकि इससे क्या होता है शिक्षण और बेहतर होता है। अच्छा शिक्षण शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर आधारित व प्रगतिशील होता है। हम एक अच्छा शिक्षण किसे कहेंगे? क्या जिसमें केवल अध्यापक ही चले? नहीं, एक अच्छी शिक्षण प्रक्रिया वो होती है जिसमें अध्यापक और शिक्षक
शिक्षक और विद्यार्थी के बीच एक क्या हो, सहयोगात्मक भावना विकसित हो, यानी उनमें क्या हो, एक दूसरे पर ये हो कि हमें अगर कुछ नहीं समझ में आया तो हम खुल के अध्यापक से बोल सके कि अध्यापक हमको ये समझ में नहीं आया, और अध्यापक बेहिचक हमको समझाने की कोशिश करे। तो आपस में एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए। अगला है, उत्तम शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि बच्चे जो है खुल के अपनी प्रश्नों को अध्यापक से पूछ सके और अध्यापक बेहिचक उन्हें बच्चों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करें, उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करें। तो अच्छा शिक्षण वही होता है। अगला है, शिक्षण में छात्र सदैव क्रियाशील रहते हैं तथा उनकी अंतर्निहित क्षमताओं का पूर्ण विकास होता है। यानी जो शिक्षण है उसमें छात्र कैसे होते हैं, एक अच्छा शिक्षण हम किसे कहेंगे, यानी एक अच्छा शिक्षण वो नहीं होगा कि जिसमें अध्यापक बस पढ़ाता जाए, बच्चे बोर होते रहें, नहीं। एक अच्छा शिक्षण वो होगा जिसमें जो छात्र हैं वो हम एक्टिव रहें, वो सीखने के लिए एक्टिव रहें, और उनमें जो अंतर्निहित क्षमताएं हैं उनका भी विकास हो, यानी वो उनके मन में जैसे कुछ जिज्ञासाएं हैं तो उसको पूछ के उसके बारे में जानकारी ले पाए। ये शिक्षण जो है हम कहेंगे कि अच्छा शिक्षण है। अगला है, शिक्षण प्रेरणात्मक व सृजनात्मक होता है। एक अच्छा शिक्षण क्या होता है, प्रेरणात्मक, मतलब एक अच्छे वो ऐसा शिक्षण ज़्यादा अच्छा होता है जिस शिक्षण से बच्चों के अंदर प्रेरणा उत्पन्न हो, सृजनात्मक क्षमता उत्पन्न हो, मतलब नई नई चीज़ें क्रिएटिविटी करने की जो क्षमता है वो उनके अंदर उत्पन्न हो। ऐसा शिक्षण को हम एक अच्छा शिक्षण कहेंगे। अगला है, उत्तम शिक्षण में छात्रों की वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से अलग होता है, इसलिए हर एक बच्चे पे जो है ध्यान अच्छे शिक्षण के दौरान रखा जाता है। शिक्षण निदानात्मक तथा उपचारात्मक होता है, यानी इसमें बच्चों की समस्याओं का निदान किया जाता है, फिर उसका उपचार भी किया जाता है। अगला है, यह छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है, यानी हर बच्चा हर तरह से विकसित हो, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है अच्छे शिक्षण के द्वारा। अगला है, यह छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करता है, वही चीज़ कि बच्चे को प्रोत्साहन मिले, बच्चा ऐसे बोर होकर बैठे ना या हतोत्साहित ना हो, बच्चे बल्कि प्रोत्साहित हो। एक अच्छा शिक्षण हम उसी शिक्षण को कहेंगे। अगला है, यह छात्रों को सूचनाएं प्रदान करता है, यानी चीज़ों के बारे में बच्चों को सूचित किया जाए जिससे कि बच्चों को उस चीज़ के बारे में पता चल पाए। अगला है, यह जीविकोपयोगी ज्ञान प्रदान करने में सहायक होता है। एक अच्छा शिक्षण वो भी है जो बच्चे को आने वाले टाइम में जीविकोपार्जन के लिए भी काफ़ी हेल्प करे। अगला है, यह शिक्षक तथा उसके छात्र के मध्य स्वस्थ एवं मधुर संबंध स्थापित करता है, यानी एक अच्छा बॉन्ड उनके मध्य जो है, दोनों शिक्षक और छात्रों के मध्य एक अच्छा बॉन्ड डेवलप करना भी एक अच्छे शिक्षण की पहचान होती है। अगला है, यह छात्रों में सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करता है। सृजनात्मक मतलब वही क्रिएटिविटी क्षमता जो है उसको विकसित करता है। अगला, यह छात्रों को क्रियाशील बनाता है, एक्टिव बनाता है, यानी बच्चा खुद चीज़ों को करना सीखता है, करने के लिए एक्टिव रहता है। अगला, यह छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। एक अच्छा शिक्षण जो है, ऐसा नहीं कि आप आए, एक अध्यापक कक्षा में कुछ सिखाने के लिए बच्चों को आया, शिक्षा प्रदान करने के लिए आया, और कोई टॉपिक ऐसा था जिसके बारे में बच्चों का कोई लेना देना नहीं है या बच्चों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और केवल वो पढ़ाया चला गया, तो क्या आप इसे एक अच्छा शिक्षण कहेंगे? नहीं कहेंगे। पहले तो अगर कोई टॉपिक पढ़ाना है शिक्षक को, तो सबसे पहले वो ये जानने की कोशिश करेगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों की पूर्व में क्या क्या जानकारियाँ हैं, और उसके आधार पर वो शिक्षण प्रदान करेगा किसी टॉपिक के बारे में, तो वो हम कहेंगे कि एक अच्छा शिक्षण है। अगला है, इससे सीखने के प्रति रोचकता उत्पन्न होती है, यानी इससे जो है बच्चे, अगर हम एक अच्छे शिक्षण की बात करें तो अच्छे शिक्षण की पहचान यही है कि सीखने के प्रति बच्चों में जो है रोचकता उत्पन्न होती है, बच्चा सीखने के लिए इंटरेस्ट लेता है सीखने में। तो ये सभी जो है अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं थी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी विशेषताएं, ऐसा नहीं कि आपको सब पढ़ना है, क्योंकि आपकी तो ऑलरेडी शब्द सीमा काफ़ी कम होती है डीएलएड में, तो आप अपने हिसाब से जो है 10-15 जो भी आपको लगे, 10 भी याद कर लेंगे तो इनफ है। तो याद भी नहीं करना है, बिल्कुल ईजी है, तो यहाँ तक कर लीजिएगा। हम अगले वीडियो में अब हम चौथे प्रश्न से चलेंगे। आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। इसी तरह से आपको पर डे जो है वीडियो मिलती रहेंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, और जहाँ पर भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हैंड रिटन नोट्स के लिए तैयार रहिएगा, वो भी बीच बीच में आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।